नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर बुक्स के नोट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम BS नेगी वन लाइनर बुक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 66वां पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने 65 पार्ट्स में 3250 प्रश्नों को सीरियल वाइज प्रॉपर इसी प्रकार क्वेश्चन के रूप में कवर किया है, अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हम यहाँ पे 66वें पार्ट को देखेंगे और इसके बाद, इस वाले पार्ट के बाद आपके 2 पार्ट और आएंगे, यानी कि 68 पार्ट्स टोटल इस सीरीज में आपके होंगे और पूरी बुक आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो इसके बाद आपके केवल 2 पार्ट्स और बनने हैं, 100 प्लस कुछ क्वेश्चन आपके बचे हैं और पूरी BS नेगी आपकी इसी प्रकार क्वेश्चन के रूप में कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जनजातियों से रिलेटेड वन लाइनर्स को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था, थारू जनजाति के कुछ प्रश्नों को देखा था एंड में, वहीं से आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थारू जनजाति में चावल से निर्मित मदिरा को क्या बोला जाता है? तो थारू जनजाति के अंदर चावल से बनी शराब को जाड़ बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है? तो यहां पे भी सही आंसर होगा थारू जनजाति में। थारू जनजाति में पुरुषों को भोजनालय के अंदर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। कुछ परिवारों में यह प्रथा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट करने को क्या कहते हैं? तो आखेट यानी शिकार करने को इनके द्वारा खाबर बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है एग्जामिनर कि बताइए खाबर कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो शिकार को बोलते हैं और ये थारू जनजाति में बोला जाता है, ठीक है। थारू जनजाति का समाज कैसा है? तो देखिए, थारू जनजाति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान समाज में प्राप्त है, ठीक है। तो इनका समाज माना जाता है कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे परीक्षा में, कौन सी जनजाति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है? तो वो है थारू जनजाति में। इसीलिए इनका समाज कैसा माना जाता है? मात्र सत्तात्मक माना जाता है। नेक्स्ट है, नगरियाई देवी की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बना देगा, बताइए नगराई देवी कौन सी जनजाति की देवी हैं? तो इनकी पूजा थारू जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है, ठीक है। इन्हें भी आपको याद करना है, ठीक है। नगरियाई देवी की पूजा कौन करते हैं? थारू जनजाति। इसके अलावा अगर हम अन्य कुछ इंपॉर्टेंट बातों की यहाँ पर डिस्कस करें जिनकी पूजा थारू जनजाति में की जाती है, जैसे जब थारू जनजाति में धान की बुआई की जाती है, उसके बाद यहाँ पर हरिया पूजा की जाती है। क्वेश्चन बन जाएगा कब करते हैं? तो धान की बुआई के बाद। इसके अलावा थारू जनजाति के जो इष्ट देव हैं वो खड़गाभूत देव और पछावन देवता को माना जाता है। क्वेश्चन बनाएगा, खड़गाभूत देवता और पछावन देवता किसके इष्ट देव हैं? थारू जनजाति के, ठीक है। इसे भी आपको याद करना है। एक और चीज, जो चेचक की बीमारी होती है जिसे छोटी माता बोला जाता है, उसको दूर करने के लिए भी थारू जनजाति एक देवी की पूजा करते हैं जिनको शीतला देवी बोला जाता है, ठीक है। तो चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए थारू जनजाति किसकी पूजा करती हैं? शीतला देवी की पूजा करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थारुओं में फसल रक्षा की देवी को क्या कहा जाता है? यानी फसल रक्षा की देवी को थारुओं में माना जाता है जगमथिया देवी। जगमथिया देवी की पूजा की जाती है थारू जनजाति के द्वारा। इन्हें फसल रक्षा की देवी माना जाता है। इन्हें भी आपको याद करना है। थारू जनजाति के लोग शिकार की देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो फसल रक्षा के लिए जगमथिया देवी की, शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी की ये पूजा करते हैं, ठीक है। इनको भी आपको याद करना है। इसके अलावा एक और देवी हैं जिनका नाम है यहाँ पर ढोर चांदी देवी। इनकी पूजा पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है। फसलों की रक्षा के लिए जगमथिया देवी, शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी और पशुओं की रक्षा के रूप में ढोर चांदी देवी की पूजा थारू जनजाति में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, थारू जनजाति के लोगों का
प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बझर त्यौहार इनका काफी प्रमुख त्यौहार है। बझर त्यौहार पेपर में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति बझर त्यौहार मनाती है? थारू जनजाति। ठीक है। किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। थारू जनजाति के लोग किस अवसर पर खिचड़ी नृत्य करते हैं? देखिए, हमने देखा दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और खिचड़ी नृत्य ये होली के अवसर पे करते हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे यही पूछेगा, यही क्वेश्चन बना देगा एग्जैक्ट। आपसे पूछ लेगा कौन सी जनजाति होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करती है, आप बताएंगे थारू जनजाति। बस आपको ये फैक्ट याद करना है, थारू जनजाति, खिचड़ी नृत्य और होली। अब आपसे चाहे वो ऐसा पूछ ले थारू जनजाति होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है? खिचड़ी नृत्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, बस आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उजली होली या बैठकी होली किस जनजाति के द्वारा खेली जाती है? तो उजली होली और बैठकी होली ये संबंधित है थारू जनजाति से। ठीक है। बिरादरी पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए, जो बिरादरी पंचायत है ये आपके थारू जनजाति में और साथ में बोक्सा जनजाति में भी प्रचलित है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहां पर याद करना है थारू जनजाति, दोनों में प्रचलित है बिरादरी पंचायत। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए, दिखनौरी प्रथा एक तरीके से आप सगाई की रस्म यहां पर मान सकते हैं, तो सगाई को यहां पर दिखनौरी प्रथा के रूप में जाना जाता है। और किस जनजाति में प्रचलित है? थारू जनजाति में प्रचलित है। यह क्वेश्चन भी बनता है कौन सी जनजाति में दिखनौरी प्रथा, चूंकि सगाई के जैसी रस्म है, में प्रचलित है। दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। थारू जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? लहचारी नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। यह भी क्वेश्चन बन चुका है पेपर में। लहचारी नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? थारुओं से संबंधित है। थारू लोग ओझा या तांत्रिक के लिए क्या कहते हैं? ओझा या जो तांत्रिक होते हैं उनके लिए यहां पर भर्रा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि थारू जनजाति में तलाक को क्या बोला जाता है? उरारी बोला जाता है। और थारू जनजाति में महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? उरारी बोला जाता है। नेक्स्ट है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो राज्य का दूसरा और गढ़वाल का सबसे बड़ा यह है जौनसारी जनजाति। ठीक है, जो जौनसारी समुदाय है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है थारू जनजाति के बाद, और गढ़वाल का ये सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे क्या कहते हैं? तो जौनसार क्षेत्र में भूत प्रेत भगाने के लिए देवता जिस व्यक्ति पर आते हैं उस व्यक्ति को यहां पर माली बोला जाता है। इसे भी आपको याद करना है। इसके अलावा जौनसार में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ तांत्रिक वगैरह वहां पर विद्या का इस्तेमाल किया गया है तो उस विद्या को हटाने के लिए, वो जो तांत्रिक तंत्र मंत्र उस व्यक्ति के ऊपर किया गया है उसे हटाने के लिए उल्टाव विधि का प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रथाएं विधियां हैं थारू जनजाति में, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। तो किसी व्यक्ति पर तंत्र विद्या का अगर प्रयोग किया गया है उसे दूर करने के लिए उल्टाव विधि का प्रयोग वहां पर किया जाता है। जौनसार क्षेत्र में शत्रु परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रथा है वहां पर जिसका प्रयोग किया जाता है, वो है गणाद प्रथा। गणाद प्रथा का प्रयोग किस पर किया जाता है? शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए। इसे भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रथा है यहां पर बायथा। तो बायथा भी एक तरीके की झाड़ फूक की प्रथा है जौनसारियों में जो प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है जौनसारी लोग अपने को मानते हैं। देखिए, जौनसारी जो लोग हैं ये अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, इसीलिए ये पांडवों को देवता के रूप में पूजते हैं और कुंती की भी उनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, किस जनजाति में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था? तो ये था जौनसारी जनजाति में। इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि पांडवों को ये अपना वंशज मानते हैं और इनमें भी बहुपति विवाह का यहाँ पर प्रचलन था पहले। अब काफी मात्रा में ये लगभग खत्म हो गया है या कम हो गया है।
ठीक है। अब इनमें विवाह की कुछ इंपॉर्टेंट पद्धतियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं कि ये कौन सी जनजाति में प्रचलित हैं। जैसे आपकी आती है बोयदोदिकी, आपकी आती है बाजदिया और आती है बेबाकी। ये 3 प्रथाएं अब किस में प्रचलित हैं? जौनसारियों में प्रचलित हैं। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा इनमें से सबसे ज्यादा शानो शौकत वाला विवाह कौन सा है? तो वो है बाजदिया। और सबसे सिंपल वाले बात करें तो बेबाकी यहां पर सबसे सिंपल वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जौनसारी जनजाति में अविवाहित लड़की को क्या बोला जाता है? यह क्वेश्चन पिछले साल आपके वीडियो के एग्जाम में शायद पूछा गया था कि किस जनजाति में अविवाहित लड़की को दमयंती बोला जाता है? यह बोला जाता है जौनसारी जनजाति में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको इसे याद करना है। जौनसारी जनजाति में जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें दमयंती बोला जाता है और विवाह के बाद इनको रयांती बोला जाता है। ठीक है। दोनों नाम याद करने हैं, शादी से पहले दमयंती और शादी के बाद रयांती। किस में प्रचलित हैं? जौनसारी में प्रचलित हैं। पेपर में यह आया था। ठीक है। जौनसार लोग ऊन से बने टोपी को क्या कहते हैं? तो टोपी को जो ऊन से बनी है उसे यहां पर डिगुबा बोला जाता है। हो सकता है क्वेश्चन बना दे क्योंकि जनजातियों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड में 5 ही जनजातीय समुदाय हैं, इनको लेकर आपसे लगातार क्वेश्चन हर पेपर में बन जाते हैं। या तो इनकी सामाजिक व्यवस्था को लेकर, इनकी धार्मिक व्यवस्था को लेकर, या फिर इनके त्योहारों को, नृत्यों को लेकर के, या इनके वेशभूषा को लेकर के। ठीक है। आवास को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम आने वाले जो पार्ट्स हैं उनमें देखेंगे। जो जौनसारी क्षेत्र में ऊन से बनी टोपी होती है इसे डिगुबा यहां पर बोला जाता है। इसके अलावा जो यहां पर ऊन से इनके जूते बने होते हैं, रंग बिरंगे जूते, उनको जौनसार में आल बोला जाता है। तो टोपी के लिए डिगुबा, जूतों के लिए आल जौनसार में बोलते हैं। ठीक है। जौनसारी लोगों के मुख्य देवता कौन है? तो जौनसारी लोगों के जो मुख्य देवता माने जाते हैं, महासू देवता इनके मुख्य देवता हैं। का नाम आपको याद करना है। ठीक है। जौनसारी लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? तो मुख्य देवता है महासू और मुख्य तीर्थ स्थल है इनका हनौल। हनौल जो है ये महासू देवता को ही समर्पित है। ठीक है। तो मुख्य देवता पूछेंगे महासू देवता, और इनका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? हनौल इनका सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है। सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो महासू देवता का ही एक इनका त्यौहार है, जागड़ा त्यौहार, जो महासू देवता को समर्पित है। यही इनका सबसे प्रमुख त्यौहार भी है। इसे भी आपको याद करना है। क्वेश्चन बन जाता है कि जागड़ा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? जौनसारी, जो महासू देवता को समर्पित है। ठीक है। इस त्यौहार में महासू देवता को टोंस नदी में स्नान करवाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अवसर पर जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं? तो भैला नृत्य कौन सी जनजाति करती है? जौनसारी। कब करते हैं? दीपावली के अवसर पे। विजयदशमी को जौनसार में क्या कहा जाता है? तो विजयदशमी को जौनसार में पायंता बोला जाता है। जौनसारी लोग जन्माष्टमी को किस रूप में मनाते हैं? तो अठोई उत्सव के रूप में ये जन्माष्टमी को मनाते हैं। यानी जौनसार क्षेत्र में जन्माष्टमी को क्या बोला जाता है? तो अठोई उत्सव। ठीक है। तो उसी के रूप में ये मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जौनसार में भेड़ पालकों का त्यौहार कौन सा है? ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो भेड़ पालकों से संबंधित है? तो वो है आपका नुणाई त्यौहार, जो कि जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है और इसे भेड़ पालकों का त्यौहार भी बोला जाता है। ठीक है। जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो संतान कल्याण के लिए कई बार हम देख चुके हैं कौन सा त्यौहार मनाते हैं? भिरौली त्यौहार। और विशेषकर यह त्यौहार आपके जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है। बहुत बार ये हम पढ़ चुके हैं, संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं? भिरौली त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए, जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला यहां पर बिस्सू मेले को माना जाता है। ठीक है। बिस्सू मेला जौनसार में भी लगता है, उत्तरकाशी में भी लगता है। उत्तरकाशी का जो बिस्सू मेला है धनुष बाण के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे धनुष बाण मेला भी बोला जाता है। दोनों याद करने हैं आपने। ठीक है। उत्तरकाशी में भी लगता है और जौनसार क्षेत्र में भी ये वहां का एक सबसे प्रमुख मेलों में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हारुल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
हारुल नृत्य ये भी कौन सी जनजाति करती है? जौनसारी जनजाति करती है। और इस नृत्य में जो रामतुला नाम का एक वाद्य यंत्र है, इसका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, हारुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आप बताएंगे जौनसारी से संबंधित है। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाता है? वो है आपका रामतुला वाद्य यंत्र। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। किस जनजाति में खुमरी नामक पंचायत पाई जाती है? तो खुमरी नामक जो पंचायत है ये आपके जौनसारियों में पाई जाती है। इसे भी आपको याद करना है, पेपर में पूछा गया था। ठीक है, जो खुमरी का मुख्य होता है, खुमरी पंचायत का जो हेड होता है उसे सियाणा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सियाणा। और 4 गांवों की जो खुमरी पंचायत होती है उसको बोला जाता है सदर सियाणा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी खुमरी पंचायतों के या कितने गांवों की पंचायतों के जो मुखिया होता है उसे सदर सियाणा कहते हैं? 4 के। ठीक है, जो 4 खुमरी पंचायतें होती हैं उनके हेड को बोला जाता है सदर सियाणा। ठीक है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है। जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि कौन है? तो जौनसार क्षेत्र के पहले कवि पंडित शिवराम को माना जाता है। इनका नाम भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, किसे फादर ऑफ जौनसार भाबर कहा जाता है? देखिए, एक अवार्ड है फादर ऑफ जौनसार, उस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं भाव सिंह चौहान। इसीलिए भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भाबर भी बोला जाता है। क्वेश्चन याद करेंगे, पूछा जाता है। जौनसार के आधुनिक कवि कौन माने जाते हैं? तो जौनसार के हमने ऊपर देखा जो प्रथम कवि थे पंडित शिवराम। आधुनिक कवि की बात करेगा तो कवि रतन सिंह को जौनसार का आधुनिक कवि माना जाता है। जौनसार के संगीत जनक माने जाते हैं। तो जौनसार संगीत या जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है? तो नंदलाल भारती को जौनसारी संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वीर केसरी नामक रचना के लेखक कौन है? तो वीर केसरी यह रचना है पंडित शिवराम की। ठीक है, जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी, जौनसार के प्रथम कवि। इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है वीर केसरी। वीर केसरी को लेकर आपसे 2-3 क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। वीर केसरी जौनसारी जनजाति से ही संबंधित थे। चकराता के क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था 1920 में। ठीक है, कौन से गांव में? क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था 1920 में। वीर केसरी चंद जो थे ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे और उसीलिए इनको बाद में फांसी की सजा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। 3 मई 1945 को इनको फांसी की सजा दी गई थी और इन्हीं की स्मृति में हर साल 3 मई को यहाँ पर जौनसार क्षेत्र में जो चौली थात है वहां पर इनके स्मृति में मेला लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, चौली थात में वीर केसरी की स्मृति में मेला कब लगता है? हर साल 3 मई को लगता है। 3 मई 1945 को इनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो इनको भी आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। मेला कहाँ लगता है, फांसी कब हुई थी, कहाँ से संबंधित हैं, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए हमने जौनसारियों से भी सारे क्वेश्चन देख लिए, थारुओं के हमने पहले कुछ क्वेश्चन देखे, फिर जौनसारी जनजाति को हमने वन लाइनर के रूप में यहाँ पे कवर किया। अब हम आएंगे जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति से भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? देखिए, महाहिमालय की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। ठीक है, इसे आपको याद करना है। चमोली जिले में रहने वाली भोटिया को क्या बोला जाता है? तो भोटिया जनजाति के लोग अलग अलग जनपदों में रहते हैं। चमोली में जो भोटिया जनजाति रहती है उन्हें मारछा और तोलछा बोला जाता है। जो जनजाति भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं उन्हें शोखा भोटिया या जौहरी भोटिया वहां पर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भोटिया आपके उत्तरकाशी में निवास करते हैं उन्हें जाड़ भोटिया कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भोटिया जनजाति की उपजाति जाड़ भोटिया कहां निवास करते हैं? तो ये आपके उत्तरकाशी में निवास करते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या बोला जाता है?
तो भोटिया जनजाति एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है ये महान हिमालय से नीचे उतरकर मैदानों में आ जाते हैं, फिर गर्मियों के मौसम में ये वापस ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं। तो जो इनके ग्रीष्मकालीन आवास हैं उनको मैत बोला जाता है। इसे आपको याद करना है, पेपर में बन जाता है। और भोटिया जनजाति के जो शीतकालीन आवास हैं उनको मुनसा या गुंडा बोला जाता है। ठीक है, यहां पर ये दोनों नाम आपको याद करना है। ये इनके शीतकालीन आवास मुनसा या गुंडा और ग्रीष्मकालीन आवास को मैत बोलते हैं। ये पेपर में आता है। भोटिया जनजाति के लोग शराब को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग यहां पर कहते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो है जया। ठीक है, इसे भी आपने याद करना है कि जया किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है। तो ये भोटिया जनजाति का एक मुख्य पेय पदार्थ है। शराब को ये छंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भोटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति में विवाह को दामी बोला जाता है। ठीक है, इसे आपको याद करना है, पेपर में बन सकता है। विवाह की कौन कौन सी प्रथाएं हैं? यहाँ पर दो प्रथाएं आपको याद करनी है, एक है दामोला और एक है तत्सत। ठीक है, डिफरेंस क्या है? दामोला में जब बारात जाती है तो बारात के साथ दूल्हा नहीं जाता, दूल्हे के नाम पर वहां से वो दुल्हन को ले आते हैं। तत्सत में बारात के साथ दूल्हा भी जाता है। तो तत्सत और दामोला क्या हैं? भोटिया जनजाति में प्रचलित विवाह की प्रथाएं हैं। विवाह को क्या बोला जाता है? यहाँ पर विवाह को दामी बोला जाता है। भोटिया लोग सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति में सगाई को थौची बोला जाता है। इसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, किस जनजाति में पहले युवा ग्रह या रंगभंग प्रथा का प्रचलन था? तो रंगभंग प्रथा का जो प्रचलन था ये पहले भोटिया जनजाति में हमें देखने को मिलता था। रंगभंग प्रथा के तहत गांव के बाहर एक घर बनाया जाता था और वहां पे जो अविवाहित युवक युवता होते थे वो वहां पर जाकर एक दूसरे से मिल सकते थे। ठीक है, वो उसमें शामिल होते थे। तो युवा ग्रह या रंगभंग प्रथा किसमें प्रचलित थी? तो ये आपके भोटिया जनजाति में प्रचलित थी। नेक्स्ट है, अपने सगे संबंधियों को भोटिया लोग क्या कहते हैं? तो अपने सगे संबंधियों को भोटिया लोगों के द्वारा स्वारा बोला जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। विवाह के अवसर पर भोटिया लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो पौड़ा नृत्य ये भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है शादी के अवसरों पर। ठीक है, किस जनजाति के लोग भूमियाल देवता की पूजा करते हैं? तो भूमियाल देवता की पूजा भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इन्हें भी आपको याद करना है। इसके अलावा अगर हम भोटिया लोगों के और जो इम्पोर्टेंट देवता हैं उनकी बात करें तो ये यहाँ पर घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत, उनकी भी ये पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भोटिया लोग किस देवता की पूजा खोए पशुओं का पता लगाने के लिए करती हैं? तो साई देवता की पूजा ये खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग विपत्ति के समय तिब्बती देवी देवता फैला और घूरमा की पूजा करते हैं? तो ये तिब्बती देवी देवता है फैला और घूरमा, इनकी पूजा विपत्ति के समय भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। इनको भी आपको याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने 66वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। 3300 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। तो आपके टोटल 3300 प्रश्न हो चुके हैं 66 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स आपके और आने हैं, यानी लगभग 100 के करीब आपके क्वेश्चन आएंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 3400 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लगभग 3500 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 68 पार्ट्स में। और ये केवल नंबरिंग के हिसाब से इतनी संख्या है। अगर आप इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी मिला देते हैं तो आप देखेंगे आपको 10,000 से ज़्यादा प्रश्न बिल्कुल सीरियल वाइज इसी प्रकार नंबरिंग के साथ क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और पूरी बुक हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे कवर किया और हर चैप्टर हर पेज से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको इसी प्रकार क्वेश्चन के रूप में हमने यहाँ पर देखा।
तो पूरा उत्तराखंड आपका इन 3400 प्लस में कवर हो जाएगा। 2 पार्ट आपके इसके और बचते हैं, कोशिश करेंगे जल्द ही उनको खत्म किया जाए। उसके बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज हम यहाँ पे शुरू करेंगे, जिसमें आपका हिंदी, आपका जीएस और आपका जीके, ये तीनों की प्रैक्टिस सेट सीरीज हम चलाएंगे, जो पूरी तरीके से ओरिएंटेड होगी यूकेपीएससी के एग्जाम के ऊपर, क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट एग्जाम है वो अब यूकेपीएससी ने ही करवाने हैं। और साथ में जो हमारी मॉर्निंग में जीके रिवीजन सीरीज चलती है, कोशिश करेंगे जल्द से उनको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज वहां पे कवर कर रहे हैं। तो अब हमारी एक सीरीज कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और उसी से पूछे जाने वाले और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको जो पूरी तैयारियां हैं वो आखिरी समय में और अच्छे तरीके से हो सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।